हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और हम क्वेश्चन बैंक सोल्व कर रहे थे, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 5 और 6 अंक के क्वेश्चन हमारे पास चल रहे थे यहाँ पर। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, हम देखते हैं आज का वीडियो। 7 प्रश्न हम सोल्व कर चुके थे। 8वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त अंक हैं वो भिन्न भिन्न हैं। दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का कुल योग 4 होने की प्रायिकता है। प्रायिकता पूछी गई है योग 4 होने की। क्वेश्चन वैसे सिंपल सा है, तो ये तो नहीं कह सकते कि 6 अंक का क्वेश्चन है। यदि हमने सह प्रतिबंध प्रायिकता को बढ़ा है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व करना चाहें तो देखिए, एक तो सिंपल रूप में बता रहे हैं हम आपको कैसे सोल्व होगा। यदि ये दिया गया है कि दो पासों को क्या दिया गया है, एक घटना जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है वो ये है कि दो पासों को फेंकने में प्राप्त अंक भिन्न भिन्न है। एक घटना ए, दोनों पासों पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है। और एक अन्य घटना बी, एक घटना दी गई है, बी घटना कह रही है दोनों पासों प्राप्त अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता बताइए। अंकों का योग, पासों पर प्राप्त अंकों का योग 4 होना। देखो घटना ए है, उस घटना ए में हमारे पास कुल मिलाकर के 30 परिणाम होंगे, क्योंकि 6 द्विक होते हैं। द्विक हटा देंगे हम 1 1, एक समान जो अंक आते हैं उनको हम हटा देंगे। तो ये कितने होते हैं, ये 6 होते हैं इस प्रकार से। तो इन 6 को हम हटा देंगे 36 में से, तो आपके पास 30 बच जाएंगे। तो हमने इन 6 यानी 6 दिकों को हटा दिया, तो बाकी 30 आपके पास NA, सेट ए में अवयव की संख्या 30 होगी। सेट बी की हम बात करें तो बी में अंकों का योग 4 कब कब होगा, 1 3 2 2 और 3 1 ये होगा। हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में उभयनिष्ठ कितना है। तो देखिए ए में क्या है, पासों प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो ये तो है ए के एलिमेंट्स और योग 4 होना, और ये भी है ए के एलिमेंट्स और योग 4 होना। पर ये दो दो किसका नहीं है, सेट ए का एलिमेंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें समान संख्या है, हमें समान नहीं चाहिए, भिन्न भिन्न चाहिए। तो दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा 1 3 और 3 1। ये आपके पास सेट ए और बी में कॉमन संख्या हो जाएंगी, क्या कहे तो कॉमन परिणाम हो जाएंगे। इसलिए एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपके पास 2 हो जाएगा। अब चूंकि आपसे पूछा गया है कि घटना ए प्रदर्शित हो चुकी है, तो घटना बी के घटित होने की प्रायिकता यानी सह प्रतिबंध प्रायिकता, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए ये मान हमको चाहिए। हम इसे एन ए इंटरसेक्शन बी बटे में एन ए भी कह सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 बटे में 30, इट मीन्स 1 बटे 15। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इसी का अथवा है, ताश के 52 पत्तों के एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 3 पत्ते निकाले गए हैं। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम x किसे मान ले देते हैं, इक्कों की संख्या को। याद से चर x किसे माना गया है, इक्कों की संख्या को। अब देखो हम कितने पत्ते निकाल रहे हैं, हम 3 पत्ते निकाल रहे हैं। तो तीन पत्तों में से इक्के होने की जो संभावनाएं होंगी वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मैक्सिमम पूरी 3 हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू 0 की बात करते हैं। कोई इक्का नहीं, पी इट मीन्स कोई इक्का नहीं। कोई इक्का नहीं होने की क्या प्रायिकता होगी, यानी टोटल 48 आपके पास पत्ते ऐसे होंगे जिनमें से आपको 3 पत्तों का चयन करते हैं तो आपके पास इक्का नहीं आएगा, और कुल संभव परिणाम 52C3। आप चाहें तो इसे सरल करना चाहें तो लिख सकते हो 48 गुणा 47 गुणा 46, वैसे ये बड़ी संख्या बनेगी, और नीचे 52 गुणा 51 गुणा 50। ठीक है, काट सकते हो, काटना चाहें तो जितना कटता है उतना काट लीजिए। यहाँ से 4 से काटेंगे हम 12, 4 से काटेंगे 13, 3 से काटेंगे 4, और यहाँ काटेंगे 17, इसके अलावा 2, और यहाँ हो जाएंगे 25। तो 47 गुणा 46 गुणा 2 हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 43 24, और नीचे 13 गुणा 17 गुणा 25 ये होते हैं आपके पास 5525। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं पी एक्स इक्वल टू 1। आपके पास एक पत्ता इक्का आए, इट मीन्स 4 इक्कों में से एक पत्ता निकले, और शेष बचे हुए 48 में से आपके पास 2 पत्ते निकले, और नीचे आपके पास वही होगा 52C3, 52 पत्तों में से 3 पत्तों का
चयन। इसे सरल करना चाहेंगे तो 4 इंटू 48 इंटू 47 और बटे में वही 52 गुणा 51 गुणा 50 और गुणा में ऊपर 48 इंटू 47 के नीचे की संख्या 2 इंटू 1 और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 कट जाएंगे और 3 से काटेंगे यहाँ पे तो ये 17 आ जाएगा और 4 से काटेंगे इसको तो ये आपके पास 13 आ जाएगा। आप और भी कट करना चाहते हैं तो ये 2 से काटा जा सकता है, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 24 और ये हो जाएगा 25। तो नीचे तो वही 13 गुणा 17 गुणा 25 कितने हो जाएंगे 55, 25 और अंश 24 को हम 47 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 गुणा 47 1128। ये पी एक्स इक्वल टू 1। अब बात करते हैं पी एक्स इक्वल टू 2 की, यानी हमें 2 इक्के मिलने की क्या प्रायिकता होगी। तो यानी 4 पत्तों में से 4 इक्कों के पत्तों में से 2 पत्तों का चयन, इसके अलावा 48 में से 2 का चयन और बटे में वही 52C3। चलिए यहाँ पे 3 ही पत्ते लेना तो ये 48C1 होगा। 4C2 को सोल्व करेंगे 4 इंटू 3 और नीचे 2 इंटू 1 को यहीं लिख देता हूँ और गुणा में 48C1 का हो जाएगा 48। 52C3 को खोलेंगे तो 52 इंटू 51 इंटू 50 और 3 के लिए लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 ऊपर के हिस्से में 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट जाएगा, 3 से हम काटेंगे तो ये जाएगा 17 और 4 से हम इसको काट देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13। 13 गुणा 17 गुणा 50 और काट देंगे ये 24 और ये आपके पास 25। तो 24 या 72 तो अंश हो गया आपके पास और हर में आपके पास वही रहेगी संख्या 5525। अब बात करते हैं पी एक्स इक्वल टू 3। तीनों पत्तों के इक्का होने की प्रायिकता, इट मीन्स तीनों के तीनों 4 में इक्कों में से निकले और टोटल 52C3 ही रहेगा। प्रसार खोलेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे आपके पास आएगा 52 इंटू 51 इंटू 50। 3 इंटू 2 इंटू 1 दोनों जगह के कट जाएंगे तो मैंने लिखे नहीं है तो आप काट सकते हो। ये 13 आ जाएंगे, ये 17 आ जाएंगे और ये 25। तो अंश तो 1 हो जाएगा और नीचे आपके पास वही 5525 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास सभी के लिए प्रायिकताएं आ गई। इसलिए प्रायिकता बंटन पूछा गया आपसे तो क्या बनेगा, हम टेबल बना देंगे इनकी। एक तो आपके पास xi और दूसरा pxi। तो संख्याएं हैं 0, 1, 2 और 3। 0 के लिए हमारे पास जो प्रायिकता आई थी वो आई थी 4324 बटे 5525। एक के लिए प्रायिकता हमारे पास आई थी 1128 बटे 5525। 2 के लिए आई थी 72 बटे 5525 और 3 की लाई 1 बटे 5525। ठीक है, आप इन सब का योग करके भी देखेंगे सिग्मा एक्स पी एक्स आई का, तो ये सिग्मा पी आई आपके पास जो भी आएगा वो 1 आ जाएगा। टोटल करके देख लेना आप इनका, तो 1 होगा तो ही ये प्रायिकता बंटन कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। 9वें क्वेश्चन को देखिए, कहता है हल कीजिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास अवकल समीकरण प्रश्नावली में से पूछा गया है, समीकरण को हल करना है। यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने मान लिया यहाँ पे कि माना x माइनस वाई इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। ध्यान लेना dx अपॉन dy है तो हम यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, y के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस में 1 इक्वल टू dt अपॉन dy, या फिर आप dx अपॉन dy की वैल्यूज़ निकालेंगे तो हो जाएगी dt अपॉन dy प्लस में 1। ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में। तो समीकरण 1 से हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर dt अपॉन dy प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस वाई की जगह टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे और भी सोल्व करें तो ए स्क्वायर dt अपॉन dy
+1 से a स्क्वायर को गुणा करेंगे तो a स्क्वायर होगा, पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, dt अलग हो जाएगा, dy वाला पद अलग हो जाएगा, तो dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा dy। आप a स्क्वायर को यहीं रख लीजिए, तो पृथक्करण हो गया है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। जो यहाँ आप इंटीग्रेशन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस, यहाँ आप log का फॉर्मूला यूज़ लेंगे, समाकलन करेंगे तो होता है 1/2a और log t माइनस a अपॉन टी प्लस ए इक्वल टू log y, सॉरी dy का y और प्लस में c समाकलन स्थिरांक, एक a से एक a कट जाएगा, a/2 log t की वैल्यूज हम रखेंगे x माइनस वाई और नीचे भी हम रख देंगे x माइनस वाई और इक्वल टू y प्लस सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 90 क्वेश्चन का ही अथवा है, हमारे पास कह रहा है हल कीजिए x dy/dx इक्वल टू वाई log y माइनस log x प्लस में 1 है। तो यहाँ पर प्रश्न कैसा है उसे समझना है, अवकल समीकरण कैसे मिली है, क्या ये पृथक्करण की है, क्या ये समघात की है, इस चीज़ों को समझ जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए जो x गुणा में है आप इसका भाग देंगे सामने तो ये हो जाएगा y/x, और ये जो log y माइनस log x लिखा हुआ है इसको कह सकते हैं log y/x और प्लस में 1। अब आप प्रत्येक पद को देखिए, सभी जगह शून्य घात है, तो इस शून्य घात की समघात अवकल समीकरण है, शून्य घात की समघात अवकल समीकरण है। और जब समघात अवकल समीकरण है तो उसे हल किया जा सकता है। रिप्लेसमेंट करेंगे, आपके पास अंश में y है तो मान लिया हमने y इक्वल टू vx, ये रिप्लेसमेंट होगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे, आप चाहें तो इसे यूँ भी लिख सकते हो y/x इक्वल टू v। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष तो dv/dx इक्वल टू v प्लस x इंटू dv/dx। ठीक है, तो dy/dx की जगह पर हम मान रख देंगे यहाँ पर कितना, 1 से dy/dx की जगह v प्लस में x dv/dx इक्वल टू v log v और प्लस में 1। v को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो v log v और प्लस में v, और इधर भी क्या है v प्लस में x dv/dx, तो v से v कैंसिल हो जाएगा। अब हम अलग अलग कर देते हैं इन्हें, तो dv/v log v इक्वल टू dx/x, और अब करेंगे हम इनका समाकलन। तो यहाँ देखिए log v को आप कुछ समय के लिए t मान लेंगे, मान लिया मैंने log v इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1/v और v का dv और t का dt। तो रिप्लेसमेंट में आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/v dv की जगह पर तो dt और नीचे जो log v है उसकी जगह रख देंगे t, और सामने हो जाएगा dx/x का मतलब log x, और ये हो गया है आपके पास log t, ये log x, और अचर पद भी लिखेंगे तो उसको भी हम log में ही लिख देते हैं क्योंकि सभी टर्म्स log में हैं। t की वैल्यूज़ वापस पुट करते हैं, t क्या था हमारे पास log v था, और ये log cx लिखा जा सकता है। एंटी log लेंगे तो हो जाएगा log v इक्वल टू cx, और फिर से एंटी log लेंगे तो v इक्वल टू e की पावर cx। बार बार एंटी log ले रहे हैं, 2 बार लिया हमने एंटी log, एक बार यहाँ लिया एक बार यहाँ लिया। अब हम v की वैल्यूज पुट कर देते हैं, v का मान है y/x तो e टू पावर cx, तो y की वैल्यूज आ जाएगी x e की पावर cx, ये हमारे पास आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 9 का ही एक और अथवा, जो फिर से आपके पास अवकल समीकरण का ही क्वेश्चन है। कह रहा है हल कीजिए 1 + x² इंटू dy/dx प्लस में 2y(x) इक्वल टू 4x²। आप देखिए dy/dx का गुणांक है 1 + x², आप इसका भाग देखिए इसे थोड़ा सा सरल करने की कोशिश कीजिए तो ये क्या बन जाएगा dy/dx प्लस में 2x अपॉन 1 + x² इंटू वाई इक्वल टू 4x² अपॉन 1 प्लस में x²। ध्यान से देखेंगे तो यह क्या है, ये आपके पास dy/dx प्लस में py इक्वल टू q के रूप के अवकल समीकरण है, और ऐसी कंडीशन में देखिएगा अवकल समीकरण है ये, तो यहाँ पर आपके पास तुलना की जाए
तो p का मान है 2x अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और q का मान है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसलिए सबसे पहले रेखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी e इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो e इंटीग्रेशन और p की वैल्यू है आपके पास 2x अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। समाकलन करना चाहेंगे तो आपके पास कैसे में आ जाएगा, लॉग में। तो e log 1 प्लस एक्स स्क्वायर समाकलन होगा, इस लॉग का भी बेस e है तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको मिला, वो मिला है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब रैखिक समीकरण का व्यापक हल लिखें तो हम जानते हैं रैखिक समीकरण का व्यापक हल क्या होता है। सूत्र होता है हमारे पास y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस में c। वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो y आई एफ की जगह पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इंटीग्रेशन q की जगह 4x स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई एफ का मान 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस में c। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आपके पास अचर राशि है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस में c, या फिर y इंटू 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 ये समाकलन हो गया और प्लस में c, या फिर आप y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इधर भाग दे सकते हो तो हो जाएगा 4/3 एक्स क्यूब बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में c बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 10वें में कह रहा है कि एक बिंदु 2, 4, -1 से एक रेखा x+1/1 y+3/4 इक्वल टू z-6/-9 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक रेखा का समीकरण मिला है। मान लीजिए कोई एक रेखा जिसका समीकरण आपको ये दिया गया है और एक बिंदु है, उसके निर्देशांक हैं 2, 4, -1। मान लीजिए बिंदु P है, यहाँ से इस रेखा पर लंब डाला गया है आपके पास। तो ये लंब जहाँ भी डल रहा है मान लीजिए Q बिंदु है इसके ऊपर, तो इस बिंदु Q के निर्देशांक हम निकाल सकते हैं रेखा के समीकरण से। Q को हम एक चर बिंदु के रूप में ले सकते हैं। तो रेखा है आपके पास x+1/1 y+3/4 इक्वल टू z-6/-9 इक्वल टू मैंने r माना, कितना मान लिया है r, पर किसी चर बिंदु Q के निर्देशांक निकाले जा सकते हैं। क्या होंगे, x निर्देशांक आपके पास मिला होगा वो होगा r-1, y जो मिलेगा वो होगा 4r-3 और z निर्देशांक जो मिलेगा वो होगा -9r और प्लस में 6। तब PQ जो आपके पास रेखा है या रेखाखंड है, तो PQ रेखाखंड के दिक् अनुपात निकाले जा सकते हैं। जब आपको दो बिंदु पता हों तो उसके दिक् अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं रेखाखंड के। तो PQ रेखाखंड के दिक् अनुपात P में से Q के निर्देशांकों को घटा लो या फिर Q में से P के घटा लीजिए, एक ही बात है। तो मैं Q में से P के घटा देता हूँ, r-1 -2 और दूसरा बनेगा 4r-3 -4 और माइनस में 9r + 6, इसमें से -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो दिक् अनुपात आपके पास आ जाएंगे r-3, दूसरा बनेगा 4r-7 और तीसरा होगा आपके पास निर्देशांक माइनस में 9r और प्लस में 7। ये तीनों दिक् अनुपात आ गए हैं आपके पास PQ के। चूँकि PQ और जो दी गई रेखा है जिसको मैं L कह देता हूँ, तो PQ और L रेखाएं लंबवत हैं। चूँकि PQ व L रेखा दोनों कैसी हैं, लंबवत हैं। तो लंबवत होने की शर्त क्या है कि इनके दिक् अनुपात A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इनका सभी का गुणा का बीजीय योग 0 होता है। तो ये जो रेखा दी गई है उसके दिक् अनुपात है 1, 4 और -9। ये दी गई रेखा के दिक् अनुपात है 1, 4, -9। तो हम 1, 4, -9 को गुणा कर देंगे PQ रेखा के दिक् अनुपात से। तो 1, 4 और -9 इनको गुणा करेंगे हम। PQ रेखा का दिक् अनुपात है r-3, दूसरा 4r-7 और तीसरा है आपके पास -9r और प्लस में 7 और इन सभी के गुणा किसके योग के रूप में है, 0 के रूप में। सरल करना चाहेंगे हम इसे, 1 से गुणा करेंगे तो r-3, 4 से करेंगे तो 16r और माइनस में 7 × 28,
ये हो जाएंगे प्लस में 81R और माइनस के 63 बराबर में 0। इन्हें सरल करना चाहें हम तो 16 और 81 आपके पास 97, 97 और 1 98R माइनस में 94 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम R की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। R बराबर हो जाएगा 94 बटे में 98। अब इसे काट सकते हैं हम, जितना कटता है ये 2 से काटा जा सकता है। 2 से काटेंगे तो आपके पास 47 और नीचे आपके पास हो जाएगा 49। तो R की वैल्यूज है। उठाकर इस R के मान को हम क्यों के निर्देशांकों में रख देंगे ताकि हमारे पास क्यों के मान आ जाएंगे। क्यों निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु क्यों के निर्देशांक, इसलिए क्यों के निर्देशांक x इक्वल टू R 47 बटे 49 माइनस 1, y इक्वल टू था हमारे पास 4R माइनस में 3, तो 4R की जगह पर 47 बटे 49 और माइनस में 3, और z निर्देशांक था हमारे पास माइनस के 9R और प्लस में 6, माइनस के 9R की जगह 47 बटे 49 और प्लस का 6। यहाँ से x y z के हम मान निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम लेकर सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 बटे 49। y को सोल्व करना चाहेंगे तो देखिए 47 को 4 से गुणा कर लीजिए, 4 7 28 8 और 4 चौक 16 और 2 18 माइनस 49 दिया 147 और बटे में आपके पास 49। जबकि z की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 9 7 63 और 9 चौक 36 और 6 42 और प्लस में 49 को हम 6 से करेंगे तो 294 आ जाएंगे बटे 49। तो x के लिए मान आएगा माइनस में 2 बटे 49। y निर्देशांक जो होगा आप 188 में से 147 को घटा दीजिए तो आ जाएंगे 41 और बटे में 49। और z की हम बात करें तो 294 में 423 कम कर दीजिए तो आपके पास तो ये बच गया माइनस का 129 बटे में 49। तो ये क्यों के निर्देशांक आपके पास आ गए माइनस 2 बटे 49, 41 बटे 49 और माइनस में 129 बटे 49। अब आपको P के निर्देशांक पता है तो P क्यों रेखाखंड की आप लंबाई निकाल सकते हो दूरी सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो निर्देशांक आपके पास थे P के, वो थे 2 4 और माइनस 1। तो 2 4 माइनस 1 में से इसे घटा लीजिए, 2 में से घटाएंगे तो प्लस में 2 बटे 49 और 4 में से घटाएंगे 4 माइनस में 41 बटे 49 और तीसरा आपके पास है माइनस 1, उसमें से घटाएंगे माइनस का 129 तो प्लस में हो जाएगा बटे 49 का होल स्क्वायर। आप इसे सरल कर लेना, आपके पास रेखाखंड की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। रेखाओं R, रेखा में दूसरी रेखा R है, इनके मध्य की लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी हो तो आप इन दोनों इक्वेशंस जो मिली हैं रेखाओं की, उनकी तुलना a1 वेक्टर प्लस में लैम्डा b1 वेक्टर व r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस में म्यू b2 वेक्टर के साथ में करेंगे तो आपके पास a1 b1 a2 b2 वेक्टर के मान आ जाएंगे। a1 वेक्टर तो हो जाएगा i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, जबकि b1 वेक्टर बनेगा वो होगा i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 2k कैप, और ऐसे ही a2 वेक्टर बन जाएगा 4i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 6k कैप, व b2 वेक्टर जो बनेगा वो होगा 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में k कैप। ये मान है हमारे पास। और फिर हमें चाहिए b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और उसे हम किससे ज्ञात करते हैं, सारणिक की सहायता से। तो i j के फिर b1 के अदिश घटक लिखेंगे। b1 में अदिश घटक है 1 माइनस 3 और 2, और b2 के अदिश घटक है 2 3 और 1। सरल करना चाहेंगे तो i कैप ये हो जाएगा माइनस में 3 माइनस में 6 माइनस का j कैप
1 माइनस में 4 और प्लस में k कैप, 3 प्लस में 6, सरल करने पर माइनस का 9 i कैप और माइनस माइनस प्लस का 3 j कैप और ऐसे ही प्लस के 9 k कैप। ये आपके पास b1 क्रॉस b2 वेक्टर। हमें b1 क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण भी चाहिए, तो वो हो जाएगा आपके पास √81 प्लस 9 प्लस 81। ठीक है, तो इन सभी में से 9 कॉमन आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, अंदर बचेगा 9 प्लस 1 प्लस 9, तो हो गया है 3√19। ठीक है, ये इसके अलावा एक वैल्यू और चाहिए a2 वेक्टर माइनस में a1 वेक्टर। तो a2 भी है आपके पास और a1 भी है, तो घटाते चलिए। 4 i कैप में से 1 i कैप घटाएंगे तो 3 i कैप, फिर 5 j कैप में से 2 j कैप घटाएंगे तो 3 j कैप और ऐसे ही बच जाएगा 3 k कैप। ये वैल्यू हमारे पास आई। अब क्या करना है, हमें लघुत्तम दूरी निकालनी है। लघुत्तम दूरी ज्ञात करने का सूत्र है हमारे पास, वो होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और बटे में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण। तो अंश में इससे आएगा 3i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 3k कैप। ये तो हो गया a2 माइनस a1 वेक्टर। इसे डॉट प्रोडक्ट करना है b1 क्रॉस b2 यानी माइनस के 9i कैप प्लस के 3j कैप और प्लस में 9k कैप के साथ, और नीचे का मान हमने निकाल रखा है, ये होता है 3√19। अब कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट इनका। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3 माइनस के 9 से गुणा होगा, माइनस का 27, 3 को 3 से करेंगे प्लस का 9 और 3 को 9 से करेंगे प्लस का 27, और नीचे आपके पास 3√19। 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू बच जाएगी 9/3√19। 3 से काट देंगे तो 3/√19 इकाई। ये आपके पास दोनों रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के एक और क्वेश्चन है इसी का, अथवा कह रहा है एक रेखा और एक अन्य दूसरी रेखा परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये आपको सिद्ध करना है। दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो क्या करेंगे आप, इसे आप साफ लिखें। आर वेक्टर चरबिंदु का निर्देशांक होता है, यहाँ भी आर वेक्टर चरबिंदु के ही सदिश को प्रदर्शित करता है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। लैम्बडा और म्यू में आपके पास 3 इक्वेशन बनेंगी, उन 3 इक्वेशंस को आपको सरल करना है। किन्हीं दो को लेकर के आप लैम्बडा और म्यू का मान निकाल देंगे, उठा करके तीसरी में रख देंगे। यदि तीसरी संतुष्ट करती है तब तो प्रतिच्छेद करने वाली होंगी, और यदि तीसरी समीकरण संतुष्ट नहीं करती है तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो आप यहाँ लैम्बडा म्यू का मान निकालेंगे, उठा करके तीसरी इक्वेशन में रखेंगे तो उसे संतुष्ट नहीं करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय।